हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने जैसे कहा था कि मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे भी वीडियो स्टार्ट करने वाली हूँ इस वीक से। तो ये है मेरा फर्स्ट वीडियो। मैंने चैप्टर 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बाय एच.एल. आहूजा जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड नेशनल इनकम अकाउंटिंग, वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। नेशनल इनकम होता क्या है, टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम: द लेबर एंड कैपिटल ऑफ अ कंट्री एक्टिंग ऑन इट्स नेचुरल रिसोर्स प्रोड्यूस एनुअली अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक साल में रिसोर्स यूज़ करके वो कुछ ही, बहुत सारे नहीं, लिमिटेड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। जितना वो प्रोड्यूस कर रही है दैट इज़ नोन एज नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, क्योंकि वही सिर्फ क्या होगा, वही सिर्फ ख़रीदा जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज, तो उस पर खर्चा होगा, तो दैट इज़ योर नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री कैन बी डिफाइंड एज टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी इन अ ईयर। एक साल में मार्केट वैल्यू कितनी है उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, वो होता है आपका नेशनल इनकम। लेट्स से मैंने 100 यूनिट्स ऑफ ब्रेड बनाए। ब्रेड इज़ अ फाइनल गुड, ठीक है, तो वो 100 यूनिट्स का मार्केट वैल्यू कितना है, वो नेशनल इनकम होगा। अब देर इज़ इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो डेफिनेशन है इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है। Two things must be noted in regard to this meaning of national income. First, it measures the market value of annual output. वो market value यानी मनी के टर्म्स में उसकी वैल्यू कितनी है वो बता रहा है। In other words, national income is a monetary measure. तो आप देख सकते हो नेशनल इनकम क्या हो गया, मॉनेटरी मेजर हो गया, वो मनी टर्म्स में नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है। This is because there is no other way of adding up the different sorts of goods and services except with their money prices. इसके अलावा मार्केट वैल्यू के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि आप जिससे उसका टोटलिंग बता पाओ कि कितना टोटल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है। तो टोटल 10,000 रुपीज़ का गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है। इसके अलावा आप कैटेगरी वाइज खाली बता सकते हो कि इतने टन्स ऑफ व्हीट प्रोड्यूस हुआ, इतना टन्स ऑफ राइस प्रोड्यूस हुआ, कोई और वे ही नहीं है। हाँ, प्राइस इज़ ओनली वन वे जिससे आप बता पा रहे हो, या मनी इज़ ओनली वन वे जिससे आप बता पा रहे हो कि टोटल प्रोडक्शन या गुड्स एंड सर्विसेज का इतने यूनिट से हुआ है। बट इन ऑर्डर टू नो एक्यूरेटली द चेंजेस इन फिजिकल आउटपुट, फिगर फॉर नेशनल इनकम इज़ एडजस्टेड फॉर प्राइस चेंजेस। अब क्योंकि हमें पता है कि रियल टर्म्स में हमें चाहिए, तो हम एडजस्ट करते हैं उसको विद द चेंज इन द प्राइसेस। तो नेशनल इनकम को हम एडजस्ट करते हैं विद द प्राइस चेंज यानी इन्फ्लेशन से। तो इससे क्या होगा, आपका रियल टर्म्स में पता चलेगा वैल्यू। सो फर्स्ट जो चीज़ हम समझते हैं इससे ये है कि वो मॉनिटरी टर्म्स में मेजर होता है नेशनल इनकम। सेकेंडली, फॉर कैलकुलेटिंग national income accurately, all goods and services produced in any given year must be counted only once and not more than once. मतलब कोई भी कमोडिटी, अगर लेट्स से मैंने ब्रेड ख़रीदा एंड देन वही ब्रेड मैंने मेरी फ्रेंड को बेचा, तो वो डबल टाइम कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक बार जब वो सेल हुआ है उसका आप कैलकुलेट करोगे। सेकेंडली, इनपुट्स को आप कैलकुलेट नहीं करोगे, फाइनल गुड का आप वैल्यू लोगे। मोस्ट ऑफ द गुड्स गो थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोडक्शन स्टेजेस, यानी ब्रेड बनाने के लिए पहले व्हीट ख़रीदा जाएगा, व्हीट को प्रोसेस करेंगे, देन ब्रेड बनेगा। तो वो जो फाइनल गुड के लिए
प्रोडक्शन के बहुत सारे स्टेजेस पास होते हैं बिफोर रीचिंग अ मार्केट। एक मार्केट तक रीच करने के लिए देर पहले फार्म होगा, फार्म में वीट प्रोड्यूस होगा, सीड्स डलेगा फार्म में, उसके बाद उसको ऑब्वियसली ग्रो करेंगे एंड देन वीट को निकालेंगे, काटेंगे वीट एंड देन सोइंग होगा, देन यू गेट वीट, वीट से वीट पाउडर जो हम बोलते हैं फ्लार, वो फ्लार बनेगा, वीट मैदा बनेगा, देन मैदे से रिफाइंड फ्लार जिसे बोलते हैं, देन यू बेक इट. So there are many stages how you make a thing, correct? So if let's say I want to make coffee, तो ऑब्वियसली फर्स्टली मिल्क चाहिए रहेगा, उसके बाद आई नीड कॉफ़ी पाउडर, देन आई नीड शुगर. तो ये सारे प्रोसेस है. देन उसको आई मिक्स इट, गरम करेंगे मिल्क को, ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे. तो देर आर वेरियस स्टेजेस टू गेट दैट फाइनल गुड. As a result, parts or the components of many goods are bought and sold many times. Obviously, if the person is only baking the bread, तो वो bread बनाने के लिए जो refined flour चाहिए, person will buy it from someone, correct, जो refined flour बेच रहा है, तो वो खरीदेगा, फिर bread बना के फिर bread market में sell करेगा. So hence, in order to avoid counting several times the part of goods that are sold and resold, national income only includes the market value of all final goods and ignores the transaction involving intermediate goods. तो ये सारे जो inputs हैं वो intermediate goods हैं. तो inputs जब खरीदा जाएगा तो उसका calculation नहीं होगा national income में. It is only the final good जो बेचा जा रहा है. The above way of explaining national income is only one way of interpreting it. In fact, the concept of national income has 3 interpretation. तो अभी हमने जो देखा कि final goods and services का money value होता है national income, वो एक interpretation है. national income के in total 3 interpretations हैं. It represents first total value of production, जो कि हमने पहले देखा कि कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी है मॉनेटरी टर्म्स में. सेकेंड, इट रिप्रेजेंट्स रिसीट टोटल. रिसीट यानी कितना टोटल आपको रिसीट मिलेगा, इनकम मिलेगा. थर्ड, इट रिप्रेजेंट्स एन एक्सपेंडिचर टोटल. कितना एक्सपेंडिचर नेशन कर रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो बताएगा नेशनल इनकम. इट इज़ एन ऑब्वियस फैक्ट दैट एवरी एक्सपेंडिचर इज़, देखो मैं जो खर्चा कर रही हूँ, मैं अगर एक्सपेंडिचर कर रही हूँ तो वो किसी के लिए तो इनकम होगा. तो इट इज़ ऑब्वियस दैट एवरी एक्सपेंडिचर इज़ एट द सेम टाइम अ रिसीट. In other words, amount spent is equal to the amount received. Whenever I am spending somewhere, if I am going to a mall, I am buying some clothes, तो वो क्लोथ पे मैं अगर एक्सपेंडिचर कर रही हूँ तो वो इनकम हो जाएगा वो क्लोथ सेलिंग कंपनी का, जो भी ब्रांड है. But if goods and services are valued at the market prices, we have threefold identity. अगर मार्केट प्राइसेस पे सेल हो रहे हैं तो 3 आइडेंटिटीज़ हैं, नेमली वैल्यू रिसीव्ड इक्वल्स वैल्यू पेड. ऑब्वियसली जितना अगर मैं पे कर रही हूँ 500 रुपीज़ फॉर दैट क्लोथ, तो वैल्यू रिसीव्ड भी 500 होगा, एंड वही 500 रुपीज़ गुड एंड सर्विस का वो क्लोथ का प्राइस होगा, वैल्यू होगा. सो वैल्यू रिसीव्ड इक्वल्स द वैल्यू पेड equals the value of goods and service produced and sold. To explain the above idea, let us take an economy where there are only 2 agents. तो हम एक बात करते हैं कि सिर्फ इस नेशनल इनकम को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं कि सिर्फ 2 एजेंट्स हैं. देज आर हाउस होल्ड एंड फर्म्स. हाउस होल्ड कौन होता है? जो
लेबर सप्लाई करता है, जो काम करता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है। फर्म क्या है? जो प्रोड्यूस करता है, कोई भी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है। फर्म्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स, टू प्रोड्यूस देम दे रिक्वायर सर्विस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कुछ भी गुड बनाने के लिए दे रिक्वायर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो हाउस होल्ड देगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वो रिवॉर्ड देगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर पेड द रिवॉर्ड्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ऑब्वियसली फर्म्स जो हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्री में तो यूज़ नहीं करेगा। लेबर को यूज़ कर रहा है तो उसको वेजेस देगा, कैपिटल यूज़ कर रहा है तो इंटरेस्ट देगा, लैंड यूज़ कर रहा है तो रेंट पे करेगा। Thus income of these factor arise in the course of production। तो जब प्रोडक्शन होता है किसी चीज़ का तो उनको उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या मिलता है? इनकम मिलता है। द सेल्स वैल्यू ऑफ नेट प्रोडक्शन मस्ट इक्वल द सम टोटल ऑफ पेमेंट मेड बाय द फर्म्स टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेट प्रोडक्शन जितना भी हुआ है उसका जो सेल्स वैल्यू होगा वो इक्वल होना चाहिए विद द टोटल पेमेंट जितना भी आपने फर्म ने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दिया है। सेल्स वैल्यू ऑफ नेट प्रोडक्शन मस्ट इक्वल द सम टोटल ऑफ पेमेंट मेड बाय द फर्म टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, वही चीज़ रिपीटेड है। दीज इनकम्स इन टर्म बिकम द सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर। अब उन हाउस होल्ड को जिन्होंने ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई किया उनको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिला एज अ रिवॉर्ड फॉर देयर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट दे प्रोवाइडेड। अब उनको जो ये रिवॉर्ड मिला यही इनका इनकम है, यही उनका एक्सपेंडिचर बनेगा, यही वो आपको जो इनकम मिला है वही आप स्पेंड करते हो चीज़ें खरीदने के लिए। So it becomes the source of expenditure. Thus, income flows from firms to household in exchange of productive services. This income again returns to firm when expenditure is made by the household on goods and services produced by the firm. तो ये मैं डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये देखो सिंपल है, टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हाउस होल्ड यहाँ पे है, यहाँ पे बिजनेस फर्म्स हैं। फर्म्स क्या कर रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। हाउस होल्ड क्या कर रहे हैं? हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जिसके अगेंस्ट ये क्या करेगा? हाउस होल्ड अपना लेबर देगा प्रोडक्शन प्रोसेस में, दूसरा हाउस होल्ड लैंड प्रोवाइड करेगा, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। जिसके अगेंस्ट में फर्म उनको उस फैक्टर को यूज़ करने का रिवॉर्ड दे रहा है, पेमेंट कर रहा है। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस, लैंड का रेंट होता है, कैपिटल को इंटरेस्ट होता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट्स मिलते हैं। अब हाउस होल्ड क्या करेगा? उस इनकम को स्पेंड करेगा किन चीज़ों पे? कंजम्पशन, जो गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं उन चीज़ों पे स्पेंड करेगा, जिसे हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके अगेंस्ट में फर्म क्या देगा? ऑब्वियसली मैंने आपको 100 रुपये दिए कि वो प्रोडक्ट दो, तो फर्म वो प्रोडक्ट देगा, तो फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सिंपल जो है टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। अब बीच में एक छोटू सा फाइनेंशियल मार्केट आ जाता है जहाँ से बिजनेस फर्म जो है वो बोरोइंग करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। कुछ भी चीज़ प्रोडक्शन करने के लिए दे नीड इन्वेस्टमेंट, तो वो फाइनेंशियल मार्केट से करते हैं। वेयर हाउस होल्ड का क्या सीन है फाइनेंशियल मार्केट के साथ? वो सेविंग करते हैं। यहाँ पे हम बैंक्स में जाते हैं, बैंक्स में सेव करते हैं, बैंक्स है फाइनेंशियल मार्केट। तो हाउस होल्ड जो है वो सेविंग करता है, सेविंग अकाउंट या डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट करके फाइनेंशियल मार्केट में, और वही बैंक्स जो है वो लोन प्रोवाइड करता है बिजनेस फर्म्स को ताकि वो अपना प्रोडक्शन
स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रॉम अबाउ इट फॉलोज दैट national income is equals to national product is equals to national expenditure. जितना इनकम है उतना ही ऑब्वियसली उतना पेमेंट आप करोगे तो वो आपका एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंडिचर आप 100 रुपीज़ का कर रहे हो, सामने वाले पर्सन को इनकम 100 रुपीज़ का मिल रहा है और उस चीज़ की वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो नेशनल प्रोडक्ट इज़ 100 रुपीज़। इन अदर वर्ड्स देयर आर 3 measures of national income of a country. Sum of value of all final goods and services produced, ये हमने फर्स्ट देखा। Sum of all incomes in cash and kind accruing to factors of production in a year, मतलब rent, wages, interest, profit. Sum of consumers expenditure, net investment expenditure and government expenditure, टोटल जितना भी एक्सपेंडिचर है यानी कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट पे एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो आ गया नेशनल एक्सपेंडिचर। हम नेशनल एक्सपेंडिचर के अंडर सिर्फ कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर नहीं लेंगे, इन्वेस्टमेंट में भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है, वो गवर्नमेंट का खुद का जो एक्सपेंडिचर होता है, पेंशन्स, सब्सिडीज़, ये सारा। Sum of all income, sum of values of final goods in final production and sum of all expenditure will be the same. ये तीनों equal होंगे, but the significance of each arises from the fact that they reflect the 3 basic activities: production, distribution, expenditure. ये कहाँ से आया कि नेशनल इनकम के 3 मीनिंग है? हमें पता है नेशन के 3 बेसिक एक्टिविटीज़ होते हैं: प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपेंडिचर। प्रोडक्शन की वजह से आपका नेशनल आउटपुट वाला जो है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो पता चलता है। डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सम ऑफ ऑल इनकम्स इन कैश एंड काइंड जो है वो होता है। एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मूविंग ऑन टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक बार फिर से हम सिर्फ ऊपर से रीड कर देंगे। इसका जो डेरिवेशन पार्ट होगा, इक्वेशंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 जो मैंने लिखा है उस टाइम पे हम कवर करेंगे। द मॉडर्न इकोनॉमी इज़ अ मॉनेटरी इकोनॉमी। ऑब्वियसली सब मनी टर्म्स में हो रहा है तो ये मॉनेटरी इकोनॉमी कहा जाएगा। इन मॉडर्न इकोनॉमी मनी इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। मनी के बहुत सारे फंक्शंस हैं, 11th-12th स्टैंडर्ड में जाओ, फंक्शंस ऑफ मनी, store of value, medium of exchange. So money is used in process of exchange. Money has facilitated the process of exchange and has removed the difficulties of barter system. So money आया, उसके पहले barter system था। barter system क्या होता है कि I am producing wheat, you are producing rice, let's exchange wheat for rice। 1 kg वीट में ऑब्वियसली यू विल रिक्वायर, ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ वीट ही प्रोड्यूस कर रही हूँ तो सिर्फ वीट ही खाऊंगी, मुझे राइस भी तो चाहिए, तो मैं आपको वीट देती हूँ, आप मुझे राइस दो। तो ये बार्टर सिस्टम हो गया, बांट के खाना, सिंपल। बार्टर सिस्टम उसको रिप्लेस किया मनी ने, दस मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो अब आपको अगर कुछ चीज़ खरीदनी है तो एक्सचेंज करनी है, आप चाहते हो कि आप मुझसे वीट खरीदो तो आप मुझे पेमेंट दो, पैसे मनी दो। देयरफॉर मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। द हाउसहोल्ड सप्लाई द इकोनॉमिक सोर्सेज ऑफ और फैक्टर्स टू द प्रोडक्टिव फर्म एंड रिसीव इन रिटर्न द पेमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। वो हमने देख लिया, हाउसहोल्ड क्या करता है, रिसोर्सेज, लैंड, लेबर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देता है, उसके रिटर्न में उनको मनी मिलता है, इनकम, रिवॉर्ड मिलता है। इट इज़ दस क्लियर दैट इन द मॉनेटरी इकोनॉमी देयर विल बी फ्लोज ऑफ मनी करस्पॉन्डिंग टू फ्लो ऑफ इकोनॉमिक सोर्सेज एंड द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो मॉडर्न इकोनॉमी में सिर्फ रियल फ्लो नहीं होगा, देयर विल बी मॉनेटरी फ्लो ऑल्सो, जहाँ पे मनी फ्लो हो रहा है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर की तरफ।
बट ईच मनी फ्लो इज ऑपोजिट डायरेक्शन टू द रियल फ्लो. हर मनी फ्लो, अब देखो रियल फ्लो क्या, देखो मनी फ्लो यानी जहाँ पे मनी एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहा है. रियल फ्लो जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो हो रहा है. तो एवरी मॉनेटरी फ्लो, ये मॉनेटरी फ्लो था जहाँ पे पेमेंट हुआ, पैसे इन्वॉल्व थे. उसके ऑपोजिट में देयर वाज एंड रियल फ्लो. अगेन हियर देयर वाज एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन यानी मनी फ्लो हुआ. उसके ऑपोजिट में रियल फ्लो हुआ, गुड्स एंड सर्विस मिला. सो एवरी मॉनेटरी फ्लो, मनी फ्लो हैज़ अ ऑपोजिट डायरेक्शन रियल फ्लो. अगेन एक्सप्लेन मनी फ्लो क्या होता है या मॉनेटरी फ्लो क्या होता है. मॉनेटरी फ्लो यानी जहाँ पे मनी इन्वॉल्व्ड है, पेमेंट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, पेइंग फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो ये आपका मनी इन्वॉल्व हो गया. रियल फ्लो क्या होता है, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विस ट्रांसफ़र हो रहे हैं. यहाँ पे अगर आप देखो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, सर्विस ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो रियल फ्लो ये हो जाता है. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी. To begin with, to explain the circular flow of income and expenditure, we assume that all incomes which household received are spent on consumer goods. कुछ assumption है. सबसे पहला assumption है कि सारा जो भी इनकम मिलता है वो सारा का सारा इनकम they are spending on consumer goods and services. कुछ भी सेविंग नहीं है. There is no saving by them. So first assumption, there is no saving by the household. Similarly, we assume that there is no investment by the business firm. Business firm कुछ भी investment नहीं कर रहा है, investment नहीं कर रहा है. प्रॉफिट जो उसको मिल रहा है वो प्रॉफिट में से कुछ इन्वेस्टमेंट नया नहीं कर रहा है. Money flow of income and expenditure corresponding to real flow in terms of goods, services and productive factors are shown in the figure 2.1. Upper loop of this figure, the resource such as land, capital, entrepreneurial ability flow from household to business. तो हाउसहोल्ड क्या कर रहा है, ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिजनेस फर्म को दे रहा है. अपना लैंड प्रोवाइड कर रहा है, लेबर प्रोवाइड कर रहा है, कैपिटल एंटरप्रेन्योर प्रोवाइड कर रहा है, जो कि अपर लूप है, जो कि ऊपर के साइड दिखाया गया है यहाँ पे, अपर सर्कल. इन अपोजिट डायरेक्शन टू दिस मनी, तो ये रियल फ्लो हो गया, रिसोर्सेज जा रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, सर्विसेज जा रहे हैं. इन अपोजिट डायरेक्शन उनका मनी हो रहा है. मनी फ्लोज फ्रॉम बिजनेस फर्म टू हाउस होल्ड एज फैक्टर पेमेंट. In lower part of the figure, money flows from household to firms as consumption expenditure, while the flow of goods and services is in opposite direction from business firm to household. ये मैंने आपको explain कर दिया है. Thus we see that money flow from business firm to household as factor payment and then it flows from household to, मतलब वही इनकम जो फर्म ने हाउस होल्ड को किया था वही इनकम खर्चा कर रहे हैं हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. दस देयर इज़ इन फैक्ट अ सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी और इनकम. यानी एक सर्कल बन रहा है. मैंने आपको जो पैसे इनकम के तौर पे दिए वही आप स्पेंड करके मेरे से कुछ चीज़ खरीद रहे हो. तो देयर इज़ अ सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी or there is a circular flow of income. This is how the economy functions, keeping in mind सारे assumption कि saving नहीं है, investment नहीं है. It may however be pointed out that the flow of money income will not always remain the same in volume. हमेशा जो flow of money income हो रहा है वो same हो ज़रूरी नहीं है. In other words, यानी 1000 रुपीज़ ही flow हो रहा है ऐसा ज़रूरी नहीं है. Flow of money income will not always continue at constant level. Like money income जो सर्कुलर में ही चल रहा है ना, अगर सर्कल में ही चल रहा है ऑब्वियसली तो आप बोलोगे कि कुछ नया या कुछ होगा नहीं. अगर 50,000 रुपीज़ पेमेंट हो रहा है गुड्स एंड
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, तो वही 50,000 रुपीज़ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए लगेगा, वापस वही 50,000, तो वो 50,000 ही चलता रहे, ज़रूरी नहीं है, कांस्टेंट लेवल पे नहीं होगा. इन द ईयर ऑफ डिप्रेशन सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी इनकम विल कॉन्ट्रैक्ट, दैट विल बिकम लेसर एंड लेसर इन वॉल्यूम. तो डिप्रेशन के टाइम पे सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी इनकम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा. कम ऑब्वियसली डिप्रेशन के टाइम पे एम्प्लॉयमेंट से निकाल देंगे, लैंड लेबर को निकाल देंगे, तो इनकम उनको मिल नहीं रहा है, वो पेमेंट करेंगे नहीं, तो 50,000 नहीं, अभी ये 30,000 सिर्फ सर्कुलर फ्लो होगा. एंड इन द ईयर ऑफ प्रॉस्पेरिटी इट विल एक्सपैंड, इट विल बिकम ग्रेटर इन वॉल्यूम. This is so because flow of money is a measure of national income and will therefore change with change in national income. तो फ्लो ऑफ मनी क्या है, ये क्या बता रहा है? दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी. कैसे मनी फ्लो हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है नेशनल इनकम पे. तो अगर नेशनल इनकम चेंज हुआ तो ऑब्वियसली फ्लो ऑफ मनी भी चेंज होगा. इन द ईयर ऑफ डिप्रेशन व्हेन नेशनल इनकम इज़ लो, डिप्रेशन के टाइम पे नेशनल इनकम लो होता है, तो मनी फ्लो भी कम होता है, विल बी स्मॉल. एंड इन द ईयर ऑफ प्रॉस्पेरिटी नेशनल इनकम जब ज़्यादा होता है तब फ्लो ऑफ मनी भी ज़्यादा होता है. In order to make our analysis simple and to explain the central issues involved, we take many assumptions. In the first place, ये explain करने के लिए हमें बहुत सारे assumptions हम assume कर रहे हैं. We assume that neither household save from their income nor the firm save from their profit. यानी जितना भी इनकम हाउस होल्ड को मिल रहा है वो सारा का सारा खर्चा कंजम्पशन पे कर रहा है, कुछ भी सेव नहीं कर रहा है. Whereas सेम गोस विथ फर्म्स को जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है वो प्रॉफिट वापस बिजनेस पे लगा रहा है, कुछ सेव नहीं कर रहा है खुद के लिए. फर्स्ट अजम्पशन ये है. सेकेंड अजम्पशन, गवर्नमेंट डज नॉट प्ले एनी पार्ट इन द नेशनल इकोनॉमी. यानी इकोनॉमी में सिर्फ दो सेक्टर ही है, विच इज़ हाउस होल्ड एंड फर्म्स. यहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ भी रोल नहीं है. सब्सिडी टैक्स गवर्नमेंट पे करता है, राइट, सब्सिडीज़ पे करता है, टैक्स लेता है, तो वो रोल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट है ही नहीं, ऐसे मान के चलो. थर्ड, इन अदर वर्ड्स गवर्नमेंट डज नॉट रिसीव एनी मनी फ्रॉम द पीपल बाय वे ऑफ टैक्सेस. यानी हाउस होल्ड्स जो टैक्स भरेंगे वो भी नहीं है यहाँ पे. नॉर डज द गवर्नमेंट स्पेंड एनी मनी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म और ऑन द रिसोर्सेज एंड सर्विसेज सप्लाइड बाय द हाउस होल्ड. यानी कोई पेंशन या तो सब्सिडीज प्रोवाइड नहीं कर रहा है. थर्डली, वी अज्यूम दैट द इकोनॉमी नाइदर इम्पोर्ट नॉर एक्सपोर्ट. यानी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज बाहर यानी थर्ड सेक्टर इंटरनेशनली नहीं हो रहा है, मीनिंग इट इज़ अ क्लोज्ड इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी नहीं है, मतलब फॉरेन सेक्टर नहीं है. In other words, in our above analysis, we are not taking into account the role of foreign trade. In fact, we have explained about the flow of money that occurs in the functioning of a closed economy. So, two sector closed economy. अभी तक internationally वो exchange नहीं कर रहा है, with no saving and no role of government. तो अगर आपको question एग्जाम में आ सकता है कि explain the functioning of closed economy with no savings and no role of government, you know right now कि आपको टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दिखाना है. सर्कुलर मनी फ्लो विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या होगा ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. टिल देन यू कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स. डू लाइक द वीडियो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम और सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी इन टू सेक्टर. कमेंट कर दीजिए आपका कोई भी डाउट या फीडबैक हो तो. प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स इन क्लास में ताकि उनको भी समझ में आए टॉपिक्स. इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोज़ बनाने के लिए. इफ़ यू वॉन्ट एनी ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम मी देन आप नीचे दिए गए नंबर पे
यानी 7738100508 पे व्हाट्सएप कर सकते हो योर नेम एंड टॉपिक। जितना हो सके जल्दी मैं रिवर्ट बैक करूँगी। थैंक यू।